नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप हमारे साथ देख रहे हैं एक खास कार्यक्रम। अब नायब सिंह सैनी की जो सरकार है, तीसरी बार बनी है बीजेपी की सरकार। दूसरी बार तो बैसाखी पे थी, पहली बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, दूसरी बार बैसाखी पे, और तीसरी बार फिर बनी बीजेपी की सरकार, और इस बार भी अपने दम पे बनी। यानी पहली और तीसरी सरकार अपने दम पे बनी। हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी इन कंटिन्यूएशन, यानी कि लगातार वो सरकार में हैं। हालांकि सेकंड टेन्योर में खट्टर साहब थे, मनोहर लाल खट्टर साहब, मनोहर लाल जी, वो बदले, नायब सिंह सैनी आए, एक छोटा टेन्योर चला, फिर चुनाव हुआ और चुनाव में वो जीत करके आए। कई बार ये देखा गया है कि सरकार अगर रूलिंग पार्टी है तो रूलिंग पार्टी में एक सरकार हो गई और एक संगठन, दोनों के बीच में कई बार कोऑर्डिनेशन की दिक्कत होती है और दो पावर सेंटर्स हो जाते हैं। लेकिन सोनीपत से आते हैं मोहनलाल बडोली जी, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। चर्चा ये भी है कि सेकंड टेन्योर भी शायद उनको कंटिन्यू किया जाए, और एक ज़बरदस्त ट्यूनिंग संगठन और सरकार में पिछले लंबे समय से, खास करके जब से बडोली साहब आए और उधर सैनी साहब हैं, तो दोनों के बीच में मतलब जैसे लगता है ना कुंभ में बिछड़े हुए दो भाई वो मिल गए हैं, और एक बहुत ही दोस्ताना तरीके से एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ सरकार और संगठन दोनों का काम चल रहा है। तो एक साल पूरे हो रहे हैं, हमने कहा कि ज़रा अब लेखा जोखा लेने का समय आ गया, तो हमने दरवाज़ा खटखटाया है मोहनलाल बडोली साहब का, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार और संगठन, सरकार के एक साल हो गए, बहुत सारे लंबे चौड़े वादे किए थे, अब एक साल पूरे हो जाएंगे 16-17 तारीख को इसी महीने, तो कुल मिलाकर के स्थितियाँ क्या हैं। तो बडोली साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है, अभिनंदन है आपका सोनीपत की पावन पवित्र भूमि पर, ऐतिहासिक भूमि पर। बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। तो ये जो है, अच्छा, ये इस पार्क में हम हैं और इसके ठीक सामने बडोली साहब का घर भी है, तो हमने कहा कि इस पार्क में ज़रा घूमते फिरते ही बातचीत की जाए, है ना। ये कई बार हमने देखा है कि सरकार और संगठन दोनों में 36 का आंकड़ा हो जाता है। प्रदेश अध्यक्ष को लगता है संगठन के हम मालिक हैं, एक पावर सेंटर, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होते ही है, सरकार के मुखिया हैं, वो एक क्लैश होता है। आप लोगों के दोनों के बीच, मैंने, आपको तो पता है मेरी नज़र बड़ी पैनी रहती है, एंटीना खड़ा रखता हूँ, वो क्लैश है नहीं, मतलब ईश्वर ना करे कि नज़र लगे, भाईचारा ऐसे ही बना रहे। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि सरकार और संगठन में किसी बात को लेकर के मतभेद हो जाए? शशि जी, आपने ठीक प्रश्न भी किया है, और ये नज़र ना लगे इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा से भी हम रोज़ प्रार्थना करते हैं जी। और क्योंकि नज़र बड़ी ख़राब होती है और किसी किसी की तो बहुत ही ख़राब होती है। कई बार तो अपनों की भी नज़र लग जाती है। अपनों की भी नज़र लग जाती है, वो ठीक है। लेकिन ये हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है लगातार रूटीन में इसी प्रकार से रही है। थोड़ा 19-20 होता रहा कभी रहा होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं रहा। जिस प्रकार से अमूमन राजनीतिक दलों के अंदर होता है, बीजेपी का संगठन इस प्रकार का है, सब एक स्वयंसेवक की भावना से काम करते हैं और परिवार की तरह काम करते हैं। और हम ये मानते भी, हम अपने भाषणों में भी कहते हैं, ये पार्टी है, एक परिवार है, और उसी परिवार के भाव से जब हम काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई क्लेश होता है। फिर भी राजनीतिक इच्छाएं होती हैं और महत्वाकांक्षा सबकी होती है, वो राजनीति में स्वाभाविक है। वो मतलब भजन गाने तो कोई आया नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल, मतलब ठीक है तो जी। उस राजनीति में करते करते बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और हम तो 94 से हैं, नायब जी और हम इकट्ठे काम किया है और एक दूसरे के स्वभाव से भी वाकिफ़ हैं। और आज बड़ी खुशी होती है जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली, और एक चुनौती थी। पूरे देश में, पूरे देश की नज़रें, राजनीतिक लोगों की नज़रें हरियाणा पर लगी थी, और हरियाणा की जनता ने वो कमाल करके दिखाया।
और हरियाणा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हरियाणा से लगाव रहा है, और चुनाव के समय आप अगर क्लिप उठा के देखेंगे तो हमारा फोकस भी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लगाव हरियाणा से रहा है, जिस प्रकार से उनका जुड़ाव रहा है, और हरियाणा हमेशा दिल्ली के साथ चला है। ये बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास आप देखेंगे तो दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार होती है तो हाँ ठीक है, हरियाणा में भी होती है। जो केंद्र में है वो, जो दिल्ली में है दिल्ली वो के चंडीगढ़ नज़दीक में है और उसका अब लाभ मिलता है, लोगों को पता भी है। और राजनीतिक जागृति भी हरियाणा में दिल्ली के नज़दीक है, अच्छी है, वोटर अच्छा सोचता है। तो मैं तो हरियाणा प्रदेश जब थोड़ा बहुत मान लीजिए किसी विषय तो आते ही होंगे, है ना, मतलब आप लोगों का कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि वो बाहर नहीं आ पाती है बातें, तो कौन झुकता है? आप झुक जाते हैं या नायब सिंह सैनी झुक जाते हैं कि चलो इस मसले पर जो बडोली जी कह रहे हैं वो कर लेते हैं? कभी बडोली जी किसी मसले पे अच्छा ठीक है, जो सैनी साहब कह रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे वो मान लेते हैं। ये भाई टकराव तो पति पत्नी में भी होता है ना, जो सबसे प्रगाढ़ संबंध है वहाँ भी टकराव हो जाता है। शशि जी, ये बीजेपी पार्टी कभी भी कोई भी निर्णय एक व्यक्ति नहीं करता है, सामूहिक निर्णय पर हमारी पार्टी काम करती है। और सामूहिक निर्णय में कोई ऐसा टकराव आता भी नहीं है और कभी ऐसा आज तक हुआ भी नहीं है कि ठीक दिशा में बात करते हैं और ठीक सारी चीज़ें होती हैं। और आज हरियाणा की जनता भी इस सरकार से खुश है, सरकार के काम से खुश है, क्योंकि जो संकल्प पत्र में हमने बातें कही थी, बहुत लंबी संकल्प पत्र था, 241 बातें हमने उसमें कही थी और उसमें से 43 से जो हमारे संकल्प पत्र में कही गई बातें थे वो हमने पूरी की है। अच्छा। और 90 ऐसी हैं कि जो 2 महीने में, 3 महीने लास्ट टाइम है, 3 महीने के अंदर अंदर वो 90 भी पूरी होंगी, 43 ये पूरी होगी। हम आधे से आंकड़ा 1 वर्ष और 3 महीने में पूरा कर लेंगे और अभी समय बहुत है और बहुत जल्दी आपने सरकार की बात की, 1 साल पूरा हो जाएगा 16-17 अक्टूबर 17 तारीख को हो जाएगा पूरा, है ना। अगर मैं आपसे आज ये पूछूं कि 5 ऐसे काम, है ना, 241 रहने दीजिए, 5 मेजर जो बीजेपी ने मतलब चुनाव के दरमियान ये वादा किया था और वो पूरे कर दिए 1 साल के अंदर, 5 बड़े काम जनहित वाले। सबसे पहला जो हमने वायदा किया था, जो बेरोजगार नौजवानों के साथ जो भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग था, वो कोर्ट में गए और एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी। मुख्यमंत्री जी ने, पहला वायदा हमने किया था कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के पहले उनको रोजगार देने का काम करेंगे। और 17 अक्टूबर को जैसे ही शपथ हुई और 5 बजे बटन दबा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने उस काम को पूरा किया। 24,000 से ज़्यादा बच्चों को रोजगार देने का काम किया, जो हमारा पहला वादा था। जैसे ही पहली बैठक 18 तारीख को होती है, 18 तारीख को जो भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है, सबसे पहला निर्णय जो डीएससी समाज का, जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, वो भी हमने अपने संकल्प में बात की थी और वो हमने पहली बैठक में ही डीएससी समाज को उनका हक देने का काम किया। और जैसे ही सरकार का काम आगे बढ़ा, चाहे हमने जो गरीब परिवार हैं, 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा, ऐसे गरीब परिवार हैं जो शहर में आने के लिए, रिश्तेदारी में जाने के लिए, किसी तीर्थ स्थान पर जाने के लिए किराया नहीं होता था, घर में ही रहते थे, उनको भी एक छूट दी। 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा के पास देने हमने शुरू किए। वो एक बिल्कुल गरीब लोगों से जुड़ा हुआ। हमने घोषणा की थी डायलिसिस की सुविधा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीमार लोग हैं, गरीब लोग हैं, डायलिसिस में खर्चा आता है, और तुरंत हमने वो योजना लागू की कि वो मुफ्त जितने भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल थे सब में देने का काम किया। हमने वायदा किया था कि 70 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को सबको आयुष्मान का लाभ मिलेगा। हमने हर भाषण में ये बात कही थी और तुरंत हरियाणा प्रदेश में उसको भी लागू करने का काम किया। और आयुष्मान कार्ड से जुड़ी हुई और बातें भी थी, और जो हमने एमएसपी पर 24 फसलें खरीदने का किसानों को जो आश्वासन दिया था, और किसानों को ये कहा था एमएसपी पर खरीदेंगे और पैसे भी आपके 36 घंटे में मिलेंगे, वो काम हमने तुरंत करने का काम किया। किसानों की फसलों का उचित मूल्य मिल जाए,
किसानों को खाद बीज की, पानी की, बिजली की कमी ना रहे। हमारे ऐसे जो मैंने आपको 43 वायदे हमने पूरे किए, बहुत सारे ऐसे वायदे हैं। जैसे बहुत पुराना मामला था जो पट्टेदारों को मालिकाना हक देना, बहुत बड़ी समस्या थी। 50-50 साल से जो लोग, आपने, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, आपने आयुष्मान की बात की है ना। अब आयुष्मान योजना है तो बहुत अच्छी, लेकिन प्रैक्टिकली कई बार ये खबरें चलती हैं बडोली साहब कि जो सरकार को देना चाहिए, है ना, जो हॉस्पिटल्स को देना चाहिए, वो पेमेंट डिले हो जाता है। कई बार डॉक्टरों से मेरी बात होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो हार्ट पेशेंट है तो जो सरकार ने रेट तय किया हुआ है आयुष्मान के तहत, कई डॉक्टर्स कहते हैं कि उससे क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो इसके प्रति आप लोगों ने कभी देखा है? हरियाणा से ही कई हॉस्पिटलों से खबर आई कि हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, हम अब आयुष्मान का आगे इलाज के तहत इलाज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल 2 बैठकों में मैं भी रहा हूँ, सीएम हाउस में बैठकें हुई हैं और उसका समाधान निकाला हमने। और उस समय हरियाणा में ऐसी स्थिति बनी कि 6 महीने के अंदर ही 2 चुनाव आए। पहले लोकसभा का चुनाव आया, फिर विधानसभा का चुनाव आया, फिर निकाय का चुनाव आया। चुनाव में आचार संहिता लगती रही और उनकी पेमेंट थोड़ा डिले हुई और उसको हमने बैठ के और उसका समाधान तो किया। क्या ये मानो कि आज की तारीख में आयुष्मान के तहत जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स खास करके जो इलाज कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट दोनों को करना है, आज इतनी डिमांड है, फाइलें इतनी डिमांड में हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल आयुष्मान का पैनल लेना चाहते हैं, बहुत सारी। अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो पैनल कोई नहीं मांगेगा। आज हरियाणा में हर नहीं तो हॉस्पिटल पेमेंट का कोई इशू नहीं। हाँ बिल्कुल, अब हो गया और अब बिल्कुल सही हो रहा है, धर्रे पर आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है। वो उस समय मैंने बताया ना, 3 चुनाव आए और जब चुनाव आता है तो आचार संहिता लगती है, वो कोई हमारे हाथ में बात नहीं होती है। उस समय अगर पेमेंट होती है, कोई फाइल चलती है, बहुत सारे कानूनी उसमें पेचीदगियाँ होती हैं और बहुत सारे कांग्रेस वालों को तो मौका यही रहता है, बहुत ऐसे अजीब अजीब बहाने लेके आते हैं, तो हम उनसे बचते हैं। नहीं ठीक है। भाई लोकतंत्र में ऑपोजिशन का एक रोल है सरकार पे नजर रखना, है ना। यहाँ तो ऑपोजिशन बहुत कमजोर हो गई है, मतलब स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऑपोजिशन का भी मजबूत होना उतना ही आवश्यक है। यहाँ तो आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि को भी चुनाव से पहले जब देते हैं तो उस पर राजनीति शुरू करते हैं, जबकि 2019 से किसान सम्मान निधि किसानों को मिल रही है, सबको पता है किस्तों में मिलेगी, लेकिन वो उस पर भी अगर कोई राशन में कोई नई चीज़ की सुविधा दे दें, उसको भी राजनीति से जोड़ने का प्रयास। गरीब कल्याण की योजना कोई भी चालू कर दें और 2 महीना के बाद चुनाव है तो उसको उस दृष्टि से देखना शुरू कर दें। आपने किसानों की भी बात की, लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं आप। अभी हुड्डा साहब जब से लीडर ऑफ अपोजिशन हुए तो अभी 2-3 दिन के अंदर ही वो कई सारी मंडियों में गए और वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे धान की खरीद नहीं हो रही है और बारिश और जल जमाव से जो नुकसान हुआ किसानों का उसका मुआवजा नहीं मिला और नमी के नाम पे बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार घरौंडा में, कुरुक्षेत्र में, इस पूरे इलाके में वो घूम करके ये बात कह रहे हैं। हम भी मैं 22 तारीख को मंडी में सोनीपत में गया, मैं 27 तारीख को मंडी में गया। हमारे तमाम सभी जनप्रतिनिधि मंडियों में जा रहे हैं, हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी है वो मंडियों में जा रहे हैं, हमारे मंडियों के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने हुए हैं वो निरंतर जा रहे हैं। और वो ठीक है, राजनीतिक मुद्दा बना के कई नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई नेता मंडियों में भी गए हैं, उनके साथ 4 आदमी नहीं चले, उनको पता है, किसान को पता है मेरी फसल बिक रही है। आज हरियाणा प्रदेश में धान का जो भाव है, जो एमएसपी का रेट है, उससे 200 से 600 रुपये तक बढ़ के बिक रहा है। लेकिन हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि जितना एमएसपी है वही नहीं मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। नमी की बात जो की है, क्योंकि ये मौसम ऐसा रहा बारिश का। आज भी हमारे सोनीपत में रात को बूंदाबांदी रही है, कल मैं चीका में था, कैथल में था, पूरा बूंदाबांदी का मौसम रहा है और थोड़ी नमी खेत से ही आती है और 17 तक का जो मॉइस्चर है वो हमारी खरीद हो रही है और 19 तक का भी खरीदने का काम करते हैं। थोड़ा बहुत किसानों को छूट भी दे रखी है और कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक लोग हैं, वो आरोप लगाना उनका काम। जो बारिश और जल जमाव की वजह से इस बार खास करके जो कुदरत का वो रहा, प्रकोप रहा
आपकी बारिश बहुत हुई है, जल जमाव भी बहुत हुआ बहुत सारे इलाकों में। हरियाणा के उन इलाकों में भी इस बार बाढ़ का पानी देखने को मिला जहां अमूमन नहीं देखा जाता रहा है। उसको लेकर के सरकार मुआवजा या क्या? हमने मुआवजा जैसे ही किसान का नुकसान हुआ और जैसे ही ये लगा कि अब बारिश बंद हो जाएगी, क्योंकि अमूमन जो है अपना सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में बारिश कम होती है। और 15 सितंबर को हमने घोषणा कर दी थी कि 7,000 से 15,000 रुपये तक का जिस प्रकार का जैसा भी नुकसान होगा वो हम फसल का मुआवजा देंगे। और हमारी हरियाणा में पूरे देश में पहली सरकार है जो इतना मुआवजा देने का काम करती है। तो मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? शुरू हो चुकी है। और उसका पोर्टल खोला, किसानों ने जो भी अपना उस पर दर्ज किया है उसकी निष्पक्षता से जांच करते उनको मुआवजा देने का आपने पोर्टल का जिक्र किया, अभी मैं देख रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का, जब कुरुक्षेत्र या घरौंदा में थे तो वो वहाँ पे बात कर रहे थे कि ये पोर्टल की वजह से अभी भी बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे समय में लोग आते थे, खरीदते थे और तुरंत उनको पैसा मिल जाता था। ये पोर्टल की वजह से लोग पर्ची कटवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। पोर्टल का चुनाव के पहले कितना बड़ा इशू था आपको पता है, चुनावी मुद्दा था, वो अब भी चल रहा है। वो चुनावी मुद्दा कांग्रेस ने बनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन देश की जनता ने उस पर वो पोर्टल ठीक है इस पर मोहर लगाने का काम किया, जो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी। ये पोर्टल की मान्यता हरियाणा की जनता ने दी है। पोर्टल से किसान को घर बैठे ही गेट पास बन जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ही उसकी फसल बिकती है उसके फ़ोन पर मैसेज आ जाता है आपकी इतना वजन है, इतने पैसे हैं, इस रेट में बिकी है। कोई हेरा फेरी नहीं है, उसके खाते में पैसा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार की किसान के साथ कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हम किसानों की सरकार है, ये किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है। गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीब के घर तक पहुंचाने वाली सरकार है। और हमने वायदा किया था महिलाओं को 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, मैं आने वाला वो था आज उस पे। हम 500 रुपये का सिलेंडर हमारी लेकिन बहनों को उसमें मिल आपने बहुत सारा इफ्स एंड बट्स एंड कंडीशंस लगा दिया है। हम उसमें कोई कंडीशन नहीं है। उसमें जो भी अपना, जब आप लोग चुनाव में जब भाषण दे रहे थे तो लग रहा था कि सबको मिल जाएगा, महिलाओं को इतना पैसा मिलेगा। उस ऐसा भाषण में लगता था कि हर महिला को मिल जाएगा, सबको 500 में। सरकार में आ गया उसके बाद आपने कहा हमने कहा तो था, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सरकार की योजना है। सरकार की योजना तो ये है ना, ये योजना का लाभ किस किस को मिलेगा। कोई भी आज तक किसी भी सरकार ने कोई भी योजना बनाते हैं उसमें कंडीशन तय होती है, ये किस किस को लेकिन फायदा जब है। चुनाव के भाषण में जाते थे तब टर्म एंड कंडीशन की बात नहीं करते थे आप लोग। बीपीएल परिवार की सभी बहनों को सभी घरों में हमने 500 रुपये के सिलेंडर देने की बात की। हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी हम सभी पात्र बहनों को 2100 रुपये देंगे, वो करें सबको कही थी। हमने पात्र शब्द लगाया है ना, तो पात्रता तय की है। मतलब जैसे कंपनियों का इश्तिहार नहीं आता है तो एकदम नीचे छोटा छोटा लिखा रहता है कीड़े जैसा कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। आप लोग जब भाषण देते थे तो लग रहा था हरियाणा में सारी महिलाएं खोजते कि भाई इधर सरकार आई और इधर 500 में ये मिलेगा, ये पैसा मिल जाएगा। सरकार में आए तो टर्म एंड कंडीशन बड़ा हो गया। शशि जी, हमने पॉलिसी बनाई 1 लाख तक की बहनों को अभी 25 सितंबर से पोर्टल खोला। हरियाणा दिवस से हम उसको सभी बहनों को जो 1 लाख तक की इनकम में आती है, 1 लाख तक की इनकम में जो आएंगी उसको तो सभी बोलेंगे ना। 1 लाख तक की इनकम में आने वाली सभी बहनों को देंगे, यही तो बात बोलनी पड़ेगी। उस पीछे के शब्दों को हटा के वो सभी वाले को जोड़ लेते हैं। तो आप लोग बोलते नहीं थे ना इलेक्शन में कि जो इसकी 1 लाख आमदनी होगी हमसे उसको देंगे, आप कहते थे सभी को मिलेगा। हमने अपना संकल्प पत्र में लिखा है सभी पात्र बहनों को देंगे। और जो स्कूटी की बात की थी उसमें भी हमने यही कहा था पात्र बहनों को स्कूटी देंगे। तो ये पात्र क्या है स्कूटी वाले में? अब जो मेरिट में आई हैं, जो टॉप पर रही हैं उनको देंगे। अच्छा, उनको देंगे, ठीक है। तो ये कोई ना कोई नियम कायदा कानून तो बनाना ही पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन मतलब चुनाव के समय में बोलते नहीं है ना आप लोग कि भाई जिसका 1 लाख होगा हम उसको देंगे, फिर 1 लाख के ऊपर वाला बोलेगा तो फिर काहे को चुनना है भाई बीजेपी को, इसको चुन लो उसको चुन लो। अभी हमने कहा कि 1 लाख तक की बहनों को इसमें लेंगे। दूसरे ट्रम में 1,80,000 तक की बहनों को लेंगे। उस तीसरे ट्रम में हम 3 लाख तक की बहनों को लेंगे। अच्छा, 3 लाख तक जिनकी इनकम है उन सब बहनों को 2100 रुपये देंगे। टर्म का क्या मतलब है? इसी 5 साल में या 5 साल फिर 5 साल फिर 5 साल, ये 15 साल? जो हमने संकल्प
पत्र में बात कही है वो 5 साल के लिए कही है, इसी 5 साल ना, और अगले चुनाव में जाने से पहले उनको लागू कर देंगे। हाँ, नहीं तो मैं समझा कि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप जैसे कह रहे हैं ना पहला टर्म दूसरा टर्म, तो पहला टर्म ये 5 साल, दूसरा टर्म इसके बाद इसी वाला योजना में 5 साल, देंगे, तीसरा टर्म उसके बाद वाला 5 साल। अगले चुनाव में जाने से पहले सब अक्सर से पालन करते हुए जो अपने संकल्प पत्र में बात कही है उसकी पालना करते हुए हम उसको लागू भी करेंगे, और उसका हक सभी वृद्धा पेंशन के बारे में भी कोई सोच है सरकार की? वृद्धा पेंशन मिल रही है, हाँ, मतलब कुछ बढ़ोतरी या कुछ ऐसा है अभी? आएगा, वो बढ़ेगी जरूर, ये तो है नहीं बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी तो जरूर बढ़ेगी। अभी वो मतलब विचाराधीन है कि कितना कितना हाँ, कैसे कैसे बढ़ना है। एक बड़ा गंभीरता से मैं एक सवाल आपसे समझना चाहता हूँ, वो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। विगत कुछ महीनों में है ना, या पिछले कुछ समय में जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हालात उत्पन्न हुए हैं, धमकी देना या मर्डर या रेप, है ना, बड़े क्राइम्स है ना, छोटे मोटे क्राइम्स पे तो लगाम लगा पाना, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो संभव नहीं है, वो तो एक पूरे समाज का एक सृष्टि का नियम है। लेकिन जो बड़े हैं, है ना, और जेल से धमकी मिल जाना, है ना, गोली मार देना, मतलब वो एक लॉ एंड ऑर्डर का, एडमिनिस्ट्रेशन का ये खौफ पैदा नहीं हो पा रहा है, या क्या वजह है कि कोई आदमी उस तरह के क्राइम करने से डर नहीं रहा है और रिपीटिशन हो रहा है? शशि जी, हरियाणा में जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार जो क्राइम का जो डाटा है वो ऑनलाइन अपलोड रहता है, कितनी एफआईआर हुई, किस किस क्राइम की हुई, एनसीआरबी का भी और स्टेट का भी, दोनों सब रहता है। आप देखेंगे पिछली सरकारों में क्राइम ज़्यादा था, और जब से भाजपा की सरकार आई है क्राइम भी 3 प्रकार के हैं। एक तो सुनियोजित योजना के साथ, जो योजना के साथ क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको हम कहते हैं, जिसको बोलते हैं, उस पर पूरी तरह से सरकार पूरी तरह से, अगर कोई इस प्रकार का करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आप देखे भी होगा हरियाणा में आए दिन किस प्रकार से इनकाउंटर भी हो रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, गोलियां भी लग रही हैं, और पूरी सख्ताई है। एक नया ट्रेंड आया है, नई तकनीक आई है, हरियाणा में आदमी बैठा है, नंबर बाहर का आ रहा है, कोई आदमी बाहर ही बैठ कर कॉल कर रहा है, नंबर कुछ और आ रहा है, और ये इस प्रकार की एक नया क्राइम चला है, और इस पर हमने अलग से सेल भी लगाई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बीजेपी एज अ पार्टी, संगठन और सरकार दोनों को लगता नहीं कि कुछ और थोड़ा गंभीर होना चाहिए? और क्राइम भी 2 तरह, एक तो ये जो रूटीन वाला ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज या जो लोकल क्राइम है, एक तो क्राइम से मेरा मतलब एक तो ये है, और दूसरा जो पंजाब की हालत थी ड्रग्स को लेके, वो अब हमारे हरियाणा के लिए एक बड़ा चिंता का विषय हुआ। जब मनोहर लाल जी थे तो एक जिला भी बना डबवाली, है ना, और उसका कारण भी यही था कि थोड़ा ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का जोर हो। लेकिन आप देख लीजिए कि आप उधर राजस्थान के बॉर्डर से इंटर कीजिए, डबवाली, सिरसा, फतेहाबाद, है ना, अब तो सोनीपत भी कोई ड्रग्स से अछूता नहीं रह गया। ये एक नया ट्रेंड जो पंजाब की नस्लें बर्बाद हो गई, वो अब हरियाणा में इतनी हरियाणा जोर से बढ़ रहा सरकार, है। हरियाणा का हमारी खाप पर पंचायतें, हमारा सामाजिक जो ताना बाना है वो पूरे प्रयास में है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यात्रा भी, साइक्लोथॉन यात्रा निकाली, अभी पूरे हर जिले में रेस का आयोजन हुआ, और वो नशा मुक्त हरियाणा हो इस पर काम किया है, और बहुत अच्छे से काम चल रहा है। डिपार्टमेंट भी इसमें लगे हैं, और पूरी जिम्मेवारी के साथ मुझे भरोसा है कि हरियाणा का नौजवान नशे से बचेगा, नशे से दूर रहेगा, और इस प्रकार का एक वातावरण पूरे हरियाणा में बना है। और हरियाणा के लोग भी चिंतित हैं, और सबको चिंता है। पंजाब को हमने नज़दीक से देख लिया है किस प्रकार से पंजाब का युवा बर्बाद हुआ है। हरियाणा के युवा को बचाने के लिए हरियाणा सरकार अच्छे प्रयास कर रही है, हमारा समाज भी अच्छे प्रयास कर रहा है, हमारी खाप पंचायत। क्योंकि नशा ऐसा है ना कि मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ सरकार को, सिर्फ पुलिस को दोष लेके नहीं होगा, एक बड़ा संगठित तौर पे जिसमें समाज का सभी अंग, सरकार, प्रशासन, ये सब मिलकर जब तक नहीं करेंगे तब तक इस समस्या से मुक्ति नहीं होगा। मतलब हम सिर्फ सरकार को दोष देते रहे तो भी काम नहीं चलेगा, ये मतलब सबको आना पड़ेगा साथ। हर परिवार ने अपनी जिम्मेवारी माननी पड़ेगी। अपने पड़ोस में कहीं रह रहा है तो उसको भी बताना पड़ेगा, उसको भी जगाना पड़ेगा, उसको भी समझाना पड़ेगा। और
जिस प्रकार की जो जिम्मेवारी है, अच्छे नागरिक की जो जिम्मेवारी है, उस पर सबने आना पड़ेगा। और अच्छे नागरिक के नाते से हमने हमारा देश नशे से मुक्त हो, इस प्रकार का अभियान सरकार चला रही है, हम भी चलाएंगे। एक सवाल और इसके पहले कि पार्क का एक और राउंड लगाएं। बड़ा खूबसूरत पार्क बना है जो सरकारी है। कितनी नौकरियां सरकार ने प्लान किया होगा? रोजगार एक सबसे बड़ा मसला है। अभी बिहार में चुनाव है, अभी चुनाव का दौर चल रहा है। पलायन और रोजगार सबसे बड़ा मसला है। हरियाणा में भी सबसे बड़ा मसला था क्योंकि युवाओं की बड़ी संख्या। सरकार की कोई रणनीति है कि इस इतने 6 महीने में हम इतना कर देंगे, फिर 9 महीने में इतना, 12 महीने में इतना, इतने रोजगार हम क्रिएट कर देंगे? क्योंकि देखिए सरकारी नौकरियों के भरोसे अभी चूंकि जनता टीवी का बिहार का भी एक्सपेंशन हुआ है चैनल, मैं वहाँ की पूरे आंकड़े देख रहा था कि अगर सरकारी नौकरी दी जाए तो टोटल सरकारी नौकरी कितनी है, ये आंकड़ा मैं निकाल रहा था, तो 23, 24, 25 लाख ही नौकरियां हैं सरकारी, डीजीपी और होम सेक्रेटरी से लेकर के नीचे का प्यून तक, है ना। तो उसके भरोसे तो आप रह नहीं सकते हैं, आपको रोजगार क्रिएट करना पड़ेगा। हरियाणा की भी वैसी ही हालत है, आप सरकारी नौकरी सबको दे नहीं पाएंगे। लेकिन सरकारी नौकरियों का कोई रोड मैप और रोजगार क्रिएट करने का एकदम ठोस कोई रोड मैप हमारी सरकार का बिल्कुल ठोस है और पक्का है। जो हमने अपने संकल्प पत्र में बात कही थी, हम 10 IIMT खरखोदा की तर्ज पर बसाने का काम करेंगे। उसमें 6 IIMT का हमने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। भूमि भी जो भूमि के मालिक हैं उन्होंने स्वयं से पोर्टल पर दर्ज की है। कई हजार एकड़ ज़मीन हमें उसमें आ चुकी है और बहुत जल्दी जो IIMT बसाने का जो काम है उसको हम पूरा करेंगे। और बाहर से इन्वेस्टर यहाँ आए, नए उद्योग धंधे लगे और लगभग 50 लाख नौकरी हम अपने हरियाणा के युवाओं को दे पाए, इस प्रकार की हमारी बिल्कुल पक्की योजना है, अच्छी योजना है और उसको हम पूरा करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट कितना, आइए टहलते हुए बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट, इधर से आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना आपको लगता है कि चूंकि रोजगार अगर क्रिएट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट पे जोर देना पड़ेगा। बड़ी कंपनियां आए, मारुति और ये सब कुछ आई है, लेकिन एक चूंकि हरियाणा का पूरा भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि दिल्ली के करीब है ना, इधर पंजाब है, उधर राजस्थान है, तो मार्केट भी उपलब्ध है ना। तो उसको लेकर के कोई है? दिल्ली के साथ लगता है हरियाणा और 3 साइड से दिल्ली को घेरा हुआ है। फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सोनीपत है, काफ़ी डेवलप हुआ है, काफ़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे हैं, लेकिन बाकी भी बहुत सारा हरियाणा बचा है। इसलिए हमारी योजना है कि हम 10 IIMT जो हर लोकसभा में एक बने, ये योजना है। और उस लोकसभा के युवाओं को वहीं रोजगार भी मिले और बहुत सारे हमारे जो नए उद्योग लगाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं और वो काम करना चाहते हैं। हम अपने भाषणों में भी ये बात बोलते हैं कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है रोजगार देने वाली है, नौकरी पाने वाली नहीं। हमारे हरियाणा के युवा रोजगार दे पाएँ, इस प्रकार की सोच रखते हुए हम हरियाणा को डेवलप करने का काम करेंगे। और हरियाणा में बहुत सारे स्कोप हैं, हरियाणा में बहुत सारे इन्वेस्टर आना भी चाहते हैं, उनको अच्छा वातावरण यहाँ मिले, इसका प्रयास है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे अभी कल ही गए हैं जापान का, और वो इसी प्रकार का दौरा है। स्टार्टअप एक नई चीज़ है या एक नई परंपरा है जो जॉब देती भी है और कई लोगों को एज अ स्मॉल बिजनेसमैन इस्टेब्लिश भी करती है। स्टार्टअप को लेकर के कुछ पॉलिसीज हरियाणा में बनी, लेकिन उसमें मैं उसको पढ़ रहा था कि उसमें और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उसको लेकर के सरकार में है कोई चर्चा या संगठन में? बिल्कुल है, चर्चा है। और आज हम बैठ के कर रहे हैं उद्योगपतियों से भी, उनको किस प्रकार के युवाओं की ज़रूरत है और हम फिर जिस प्रकार के जॉब की उद्योगों में ज़रूरत है, किस प्रकार से उनको ट्रेनिंग देकर हम भेजें, उस प्रकार की उसको मिला के हम अपना डिपार्टमेंट के थ्रू जो है एक स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। और युवा अपने बहुत सारे ऐसे युवा हैं, हाथ के दस्तकार हैं, जो IIT में नहीं गए या उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन एक कोर्स के माध्यम से हरियाणा सरकार ने एक योजना बनाई है, हम 3 महीने का कोर्स देते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है, उनको जॉब भी मिलता है। ठीक है, अब जरा हम बढ़ते हैं। राहुल गांधी जी का SIR पे चल रहा है। बिहार में तो धूम मचा करके यात्रा निकाली महागठबंधन वालों ने, और वो कह रहे हैं कि
ये वोट चोरी करके बीजेपी की सरकारें बन रही हैं। और जब वोट चोरी की बात करते हैं तो वो हरियाणा की बात करते हैं, कहते हैं कि हरियाणा में भी जो तीसरी बार सरकार बनी अनएक्सपेक्टेड थी। एक भी सर्वे, एक भी ओपिनियन पोल, जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, आ गई बीजेपी की सरकार। ये सारा खेल वोट चोरी का है। अब उनकी सोच है हाँ, और उनकी सोच है, उन्होंने अपने नेताओं से ये पूछना चाहिए, जो उनके विधायक जीते हैं हाँ, वो क्या वोट चोरी करके जीते हैं? जो उनके चोर हार गए हैं वहाँ तो बीजेपी ने चोरी कर ली। जो उनके विधायक जीते हैं तो जीते हुए विधायकों के साथ एक बार राहुल गांधी ने बैठक करनी चाहिए। वो फिर उसको बताएंगे चुनाव कैसे जीता गया है, कैसे जीतते जाते हैं। हर बूथ के ऊपर बूथ एजेंट होता है और सब पार्टियों का होता है। और शशि जी, आप जब चुनाव चलता है आपके कैमरे वाले भी घूमते हैं। अगर ऐसे वोट चोरी होती तो फिर तो एक ही पार्टी की सरकार रहती। अगर वो दिल्ली में बीजेपी हारती है तो वहाँ वोट चोरी नहीं होता है, और अगर हरियाणा में बीजेपी जीतती है तो वोट चोरी होता है। ये उनका एक पैमाना है और वो अब देश की जनता जान चुकी है। और अभी बिहार के अंदर जिस प्रकार से वोट कटी है और वोट जुड़ी है, और ये आप कभी का भी सर्वे उठा के देख लें, 10% वोटें हमेशा नहीं जुड़ती है। जो जिसकी आयु 18 वर्ष की होगी वो वोट जुड़ेगी। महागठबंधन वाले तेजस्वी हों, राहुल हों या लेफ्ट वाले लोग हैं, कह रहे हैं हमारा वाला वोट मतलब काट दिया और अपना वाला नया जुड़वा लिया। तेजस्वी ने कितना बड़ा झूठ बोला कि मेरा वोट कट गया। उसके 2 वोट थे, 2 जगह वोट बने हुए थे, एक जगह का वोट उसका है। तो वो तो 2 वोट आपके भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बिहार में बना हुआ था, उनका भी बना हुआ वो था। कटना क्या गलत है? आज देश की जनता, मतलब अगर कोई जिसकी अप्रोच है, बड़ा आदमी है, उसके कई जगह वोट हो, गरीब आदमी का एक ही जगह वोट हो, ये कौन सा लोकतंत्र का? अच्छा, ये घुसपैठिया जब हरियाणा का चुनाव था तो यहाँ भी हो रहा था, गुड़गांव में, ये वो। आजकल बिहार में भी घुसपैठिया हो रहा है। तो जहाँ जहाँ चुनाव रहता है बीजेपी के लिए वहाँ घुसपैठिया हो जाता है। हेमंत सोरेन ने अभी ट्वीट किया, झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि घुसपैठिया आजकल बिहार पहुँचा हुआ है, पहले हरियाणा में था, अब बिहार पहुँच गया है, कुछ दिन के बाद असम पहुँचेगा, फिर बंगाल पहुँचेगा। जहाँ जहाँ चुनाव होगा घुसपैठिया वहाँ वहाँ पहुँच जाएगा, और वो चुनाव खत्म हुआ, घुसपैठिया उनके साथ फिर दूसरे स्टेट में चला जाएगा। घुसपैठिया तो कहीं भी जा सकता है। हाँ, घुसपैठिया क्या आना चाहिए? हाँ। क्या घुसपैठ देश में होनी चाहिए? अरे तो मतलब जहाँ चुनाव हो सिर्फ वहीं हो। मतलब हरियाणा में भी जब चुनाव था तो मुझे याद है गुड़गांव में इसको डिपोर्ट करो, उसको डिपोर्ट करो चल रहा था। अब चुनाव खत्म हुआ, अब कोई घुसपैठिए की बात हरियाणा में नहीं कर रहा है। अभी चुनाव जब भी आएंगे वो तो उसी बात को फिर भी उठाएंगे। लेकिन ये सच है कि नई वोटें जुड़ती भी हैं और पुरानी वोटें कटती भी हैं। ये सदियों से चला ठीक है। ये ऑपोजिशन की हरियाणा में आप कैसे देखते हैं? आपका आजकल नारा है ना, नॉन स्टॉप हरियाणा। तो जो ऑपोजिशन वाले हमारे मित्र हैं, जो आपके ऑपोजिशन वाले हैं, मेरे ऑपोजिशन नहीं, जो सरकार के ऑपोजिशन वाले हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अभय जी हों, चाहे दुष्यंत जी हों, चाहे दूसरे आम आदमी पार्टी तो पता नहीं कहाँ भाग गई है अभी, तो ये सबको मैं कहता हूँ कि ये जो नॉन स्टॉप हरियाणा चल रहा है नायब सैनी का, इसमें आप लोगों का भी उतना ही योगदान है ना। अब ये देखिए, ये वर्जिश के लिए जिम वाला लगा हुआ है। अब ये अभी तो खैर पानी बरस गया, लेकिन इसको ये समझिए कि ये ऑपोजिशन का इलाका है, यहाँ वर्जिश करने वाला कोई है ही नहीं। और जो सरकार है वो रोड पर एकदम नॉन स्टॉप चल रही है, इधर अखाड़े में कोई है ही नहीं ऑपोजिशन वाला। ये सुबह और शाम आप शशि जी देखेंगे यहाँ बिल्कुल फुल भरा रहता है। यहाँ तो रहता है ना। मैं तो इसको राजनीतिक तौर पे कह रहा हूँ कि इस इलाके को मानिए कि ऑपोजिशन है, कांग्रेस है ना, जेजेपी है, INLD है, और ये सड़क है सरकार वाली, सड़क पे सरकार नॉन स्टॉप चल रही है, ऑपोजिशन में कोई वर्जिश करने वाला है नहीं। तो ये आपके लिए तो बड़ा शुभ है कि कोई स्पीड ब्रेकर है ही नहीं आपके लिए। अपोजिशन ने कभी काम किया नहीं। हाँ। और ना उनको काम दिखता है, ना उनको काम का पता है। सरकार की जिम्मेवारी है, और लगातार नॉन स्टॉप जो हरियाणा 3 गुणा गति के साथ जो विकास के काम हरियाणा में, वो सारा देश देख रहा है। स्पीड ब्रेकर नहीं है ना आपके पास ऑपोजिशन का। कोई बेचारा मातम में है, कोई वन मैन पार्टी, हमारे मित्र अभय जी थे, वो बेचारे बाहर हैं, बेटा भतीजा आया हुआ है अंदर, है ना,
उधर कांग्रेस वाले अभी 1 साल के बाद 1 साल लग गया राहुल गांधी को एलओपी बनाने में, और जब एलओपी बनाना ही था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो उसी दिन बना दिया होता। अब अभय ये कह रहे हैं कि मिठाई का डब्बा जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन मिठाई का डब्बा भेजिए बडोली साहब के यहाँ, सैनी साहब के यहाँ। हमने पूछा क्यों, बोले कि सबसे ज़्यादा राहत उनको ही है, अपने ही लोग अपोजिशन में भी हो गए लीडर, इतनी साठगांठ है। हमने तो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपोजिशन का नेता नहीं बनाया। जब तक उन्होंने नहीं बना हम तो उन्हीं से काम चलाते रहे। और कई दफा आपको सूट करते हैं ना, अभय सिंह कह रहे हैं कि सूट करते हैं, मतलब बीजेपी का बी टीम कौन होगा अपोजिशन में, इसको लेकर झगड़ा है। कांग्रेस के हुड्डा साहब कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला बीजेपी के इशारे पे चलते हैं, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि हुड्डा साहब बीजेपी के इशारे पे चलते हैं। तो आपके लिए तो नॉन स्टॉप हरियाणा ही, वो तो आपस में ही उलझे हुए हैं कि कौन किसके इशारे पे चल रहा है। तो राजनीतिक बयानबाजी है, बाकी इस चीज में कोई सच्चाई तो है नहीं। और जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने तो पहले दिन से ही राहुल गांधी को बताना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने विधायकों की बात नहीं सुनी। उनको सुनने में 1 साल लग गया। 1 साल में वो विधायक जो हुड्डा जी को देखना चाहते थे उनको समझाने में 1 वर्ष लगा है। अब वो उनकी अब समझ में आ गई, जब समझ में आ जाए तभी। तो हुड्डा साहब एलओपी हो गए यानी लीडर ऑफ अपोजिशन, तो आपके लिए तो अच्छा ही है बीजेपी के लिए। नहीं, हमारे लिए कोई भी बने, हमारे लिए तो सब नहीं, मतलब प्यार मोहब्बत ज्यादा है, अंडर कर्टन अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो, ये तो अच्छी बात पर्दे के पीछे लोकतंत्र में ये तो अच्छी भी बात रहती है। मतलब भाईचारा नहीं भाई, वो अच्छी बात है ना, लोकतंत्र में भाईचारा के नीचे साठगांठ करे तो अच्छी बात नहीं है ना, मतलब ये जो साठगांठ वाला तो है ना, जो जिनको ये बातें अच्छी नहीं लगती वो बोल रहे हैं। आईएनएलडी के बारे में क्या है, अभय सिंह चौटाला के बारे में एज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपिनियन? मैंने तो अभी ताऊ देवीलाल जी की जयंती रोहतक में मनी है, अच्छी मनी है। ताऊ देवीलाल के जो समर्थक थे वहाँ आए हैं और अच्छे, मुझे लगता है कि इनेलो की बहुत सफल रैली रही। अच्छा, और दुष्यंत चौटाला जेजेपी आपके अभिन्न अंग थे। जब वो आएंगे, अभी तो वो थोड़ा रेस्ट के मूड में है। अच्छा, अब जब वो रेस्ट के मूड में कि पब्लिक उनको रेस्ट करने के लिए होता है ना, फोर्स्ड लीव। कई बार हम लोग जैसे किसी एम्प्लॉय को सीनियर लेवल पे हो और उसको अगर हटाना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आप छुट्टी पे चले जाइए, फोर्स्ड लीव कहते हैं उसको। तो वो फोर्स्ड लीव पे भेजा हुआ है या खुद से छुट्टी पर है? वो तो जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता की जो भावनाएं थी, उन्होंने उसका सम्मान किया है और वो रेस्ट में चले गए। चलिए, 17 तारीख को आपके प्रधानमंत्री आ रहे हैं हरियाणा, बड़ा जलसा है, क्या कार्यक्रम है और क्या क्या योजनाएं हैं और फोकस एरिया क्या है? ये हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्पष्ट बहुमत की सरकार, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 अक्टूबर को तीसरी टर्म की सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह था, पूरे देश के नेता आए थे। और आज 17 अक्टूबर को जब 1 वर्ष पूरा होगा, तब भी हरियाणा के जनता को बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं, बड़ी सौगात दे के जाते हैं। पीछे भी 14 अप्रैल को आए थे, बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती का अवसर था। हिसार और यमुनानगर 2 बड़े प्रोजेक्ट, जो हरियाणा में एयरपोर्ट नहीं था उसकी एयरपोर्ट दे के गए थे, और एक पावर प्लांट जो आज बिजली की ज़रूरत है। इस बार क्या होगा? इस बार भी कुछ ना कुछ नया दे के जाएंगे, बड़ा दे के जाएंगे। और जो बहुत सारे काम हुए हैं, जो 1 वर्ष में जो सरकार ने बहुत सारे विकास की योजनाओं को पूरा किया है, उन सब का उद्घाटन भी होगा। कई जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि बिहार में चुनाव है और बीजेपी के लिए अभी एक बड़ा टारगेट है बिहार, जैसे हरियाणा एक समय में था चुनाव के वक्त में, एक समय महाराष्ट्र था। तो 17 अक्टूबर को चूँकि यहाँ पे प्रवासी बिहारी जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा, चूँकि ये फरीदाबाद, गुड़गांव है ना, इन इलाकों में, सोनीपत, इन इलाकों में, या क्या अंदर भी कई लोग रहते हैं, पंजाब है ना, वहाँ से आते हैं। तो कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि 17 अक्टूबर सिर्फ हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हरियाणा की धरती या हरियाणा के सहारे वो बिहार के चुनाव की भी कई सारी बातें
हो सकती हैं कि ये देखो हमने डेवलपमेंट 3 साल लगातार सरकार रही तो हमने ऐसे किया वैसे किया, मतलब बात यहाँ कहें और उसका असर बिहार तक हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी देश में बोलेंगे उसका असर पूरी दुनिया में जाता है। अगर वो बिहार से कोई बात बोलेंगे उसका असर भी पूरे देश में जाता है। हरियाणा से अगर कोई बात बोलेंगे उसका भी असर जाएगा। और ये बात आपकी ठीक है कि हरियाणा के अंदर हमारा अनुमान है 3 से 5 लाख वोटर यहाँ काम के लिए आता है। जो बिहार का वोटर है यहाँ काम के लिए आता है। अगर वो यहाँ पर रहते हुए प्रधानमंत्री जी की बात को सुनेगा, उनका आशीर्वाद लेगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसका लाभ तो मिलता ही है। और हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो चुनाव की दृष्टि तो रहती ही रहती है, देश के विकास की दृष्टि भी रहती है, और जो एक सामाजिक सोच है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता क्या चाहती है, जनता जिस प्रकार की भावना रखती है उसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती है। और लोकतंत्र की यही खासियत होनी चाहिए, यही खूबसूरती होनी चाहिए कि किसान की आवाज़ सरकार तक जाए और सरकार उस पर काम करे। बेरोजगार युवा की आवाज़ सरकार तक जाए और सरकार उस बेरोजगार युवा के मन की बात, ऐसी योजना बनाए, उनको रोजगार देने की बात करे। महिलाओं की कोई बात है तो महिलाओं को सम्मान किस प्रकार से मिले, महिलाओं को किस प्रकार से मजबूत करें। और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए और युवा के लिए सरकार चारों वर्गों की जो बात सुनेगी और चारों वर्गों की बात के अनुसार योजनाएं सरकार बनाएगी। और जब वो सरकार काम करती है तो उसका फ़ायदा भी मिलता है। और यही लोकतंत्र की असली ताकत भी है। और लोकतंत्र का ये सबसे अच्छा सिद्धांत भी है कि जनता की बात को सुन के सरकार उसी प्रकार की योजनाएं बना के उसी प्रकार की शासन व्यवस्था खड़ी हो। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खूबसूरती है, जो लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब भी इसी प्रकार से पूरे देश की जनता का दिल जीतने का काम किया। तब भी उस समय भी कहते थे लोग कि मुख्यमंत्री हो तो जिस प्रकार के गुजरात के मोदी जी ऐसे होने चाहिए। जब प्रधानमंत्री बने हैं तो दुनिया के देश बोलते हैं कि हम भी मोदी जैसा काम करेंगे, प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा हो। पाकिस्तान की जनता बोलती है कि प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा हो। ये तो प्रधानमंत्री जी की। हरियाणा की जनता क्या कह रही है कि बीजेपी का प्रदेश हो तो मोहनलाल बडोली जैसा हो, मतलब सेकंड टेन्योर, सेकंड टर्म, है ना। आप भी सोशल मीडिया देखते ही होंगे, है ना। सोशल मीडिया पे हालांकि आधा चंडू खाने की खबरें रहती है, लेकिन उसमें चर्चा रहती है कि अब बडोले साहब निपट गए, अब फलाने होंगे, बीजेपी से 1000 नाम चल गए, है ना। फिर आया कि नहीं वो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है बडोली साहब ही कंटिन्यू करें। नहीं, ये तो सब सोशल मीडिया पे ही चलता है। हाँ, तो हाँ। इसको ना हम रोक पाएंगे, हाँ, ना और कोई रोक पाएगा। क्या स्थिति है अभी तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं कितना पेंडिंग, 1 साल हो गया होगा ना, मतलब ड्यू चल रहा है। अब हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो वो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा में आप ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे तय करेगा और जब करेगा तभी हो जाएगा। तो आप चाहते हैं ना भाई कंटिन्यू करना, या बीजेपी के सिपाही की तरह जवाब देंगे कि जो केंद्रीय नेतृत्व संगठन हमारी जिम्मेवारी जो हमारी तय करेगा हम उसका पालन करेंगे। पूरे देश का बीजेपी का कार्यकर्ता इसी भाव से काम करता है कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो ऊपर का नेतृत्व तय करेगा, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे राष्ट्रीय, जो वो तय करेंगे जो वो काम देंगे वही काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज आए और बहुत शुक्रिया। तो मोहनलाल बडोली जी हैं। और अब हरियाणा, एक तो अभी केंद्र मतलब राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, वो पेंडिंग चल रहा है। और गाहे बगाहे हरियाणा में भी चर्चा रहती है कि अब टेन्योर पूरा हो गया है तो यहाँ पे क्या होगा। बडोली साहब कह रहे हैं कि जो सेंट्रल लीडरशिप को मंजूर होगा, बीजेपी का हर कार्यकर्ता उसके अनुरूप ही चलता है, स्वाभाविक भी है, और बीजेपी में शायद ये कल्चर भी है। और कई ऐसे सवाल हैं जिस पे हम समझना चाहते थे हरियाणा के हिसाब से, और ख़ास करके तब जब सरकार 1 साल पूरा कर रही है। बहुत सारे वादे किए थे, और मैं उनसे बडोली साहब से कह रहा था कि चुनाव के जब आप जा रहे थे
तो महिलाओं को इतना मिलेगा, गैस सिलेंडर इतना मिलेगा। ये जो नीचे लिखा रहता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत छोटे छोटे कि माइक्रोस्कोप लगाएं तो भी ना पढ़ पाएँ, वो वाला जो है ना, आपने ये नहीं कहा था तब कि ये शर्तें लागू होंगी, ये मान्यता होगी। लेकिन खैर, जो सवाल थे हमने वो पूछा है, तो सरकार का 1 साल हो गया तो लेखा जोखा लेना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी। अगले एपिसोड में होंगे एक और मेहमान, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।